Good morning, you all. In this chapter, we will study chapter number 3, ruling the rural India or village areas. That means how the English East India Company ruled the village areas or how they collected revenue from the village areas. First of all, Battle of Buxar was fought in 1764 and Battle of Plassey before that in 1757, and after winning Battle of Plassey and Battle of Buxar, the British East India Company became our ruler. Before that, they were only trader. And after winning these two battles, in the year 1765, English East India Company got Diwani right. Diwani right means right to collection of revenue. That means before 1765, here in India, to collect revenue, only the Rajas or the Nawab of India they could collect, and English East India Company it was just a trader or business people. But after getting Diwani, English East India Company started collecting revenue of Bengal, Bihar, and Odisha. Now let's talk about why English East India Company introduced different land revenue policies. बहुत सारा लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो क्यों किए, उसका कारण क्या था? ओके, सो वी नो दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर बिकमिंग रूलर हियर इन इंडिया दे नीडेड मनी, इसको पैसा चाहिए था। पैसा क्यों चाहिए था? टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए था। एंड नंबर टू, टू मीट वार एक्सपेंसेस। दैट मीन्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफरेंट वार में इन्वॉल्व होते रहते थे, कभी इंडियन राजाओं के साथ, कभी फ्रेंच के अगेंस्ट में, इस तरह से डिफरेंट वार में इन्वॉल्व होते थे। तो वार में आपको लड़ाई करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो नंबर टू, इसको पैसा इसलिए चाहिए था टू मीट वार एक्सपेंसेस। और थर्ड, इसको पैसा इसीलिए चाहिए था कि आपको टू रन द बिजनेस, अपना बिजनेस को चलाने के लिए। इसीलिए लोग ने डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया। तो वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज कौन कौन था? लेट्स टॉक अबाउट नाउ। वी विल स्टार्ट अ चैप्टर that land revenue policy. You can see there on the screen. That is the land revenue policies of English East India Company. That is number one, Ijradari system. Ijradari system. Okay, it was introduced in 1772. This was a land revenue system or land revenue policy introduced by English East India Company. That means number one, Ijradari system. It was introduced in 1772 by Governor General Warren Hastings. Okay, and it was introduced in Bengal, Bihar, and Odisha. Now, main feature of this land revenue policy, इस land revenue policy का main feature क्या था? तो that was revenue collection right was given to the highest bidders. कहने का मतलब कि यहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली फेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे, बट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट जमींदार को देते थे, और उन जमींदार को देते थे जो आपका सबसे ज़्यादा बोली लगाएंगे। बिडर मीन्स बोली। दैट मीन्स सपोज मैं एक ज़मींदार हूँ, मैं भी बोली लगाऊंगा कि मैं एक साल में 1 करोड़ रुपीस मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को दूंगा,
और भी लोग इस तरह से बोली लगाएंगे जिनका बोली सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उन्हीं को ज़मींदारी राइट मिलेगा। दैट मीन्स उन्हीं को लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट मिलेगा। तो ये था आपका इसका मेन फीचर इजरेदारी सिस्टम का। ओके, बट दिस सिस्टम वॉज फेल्ड, नॉट सक्सेसफुल। तो हम ग्रीन कलर में लिखे रीजन ऑफ फेलियर ऑफ दिस सिस्टम। ये इजरेदारी सिस्टम फेल होने का कारण क्या है, तो क्यों सक्सेस नहीं हो पाया। दिस सिस्टम बिकेम अनसक्सेसफुल बिकॉज बिडिंग चेंज एवरी टाइम। तो ये अनसक्सेसफुल होने का इसका कारण ही यही है, बिडिंग चेंज होता था एवरी टाइम। दैट मीन्स यहाँ पर बोली चेंज होता रहता था। दैट मीन्स मान के चलो 2021 में हाईएस्ट बिडिंग अर्थात सबसे ज़्यादा बोली जो लगा है वो मान के चलो 1 करोड़ का। 2022 में 80 lakhs भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका बिडिंग चेंज होता रहता था। ओके, और बिडिंग चेंज होता रहता था, यही इसका एक फेलियर का मेन रीजन था। तो बिडिंग चेंज होने से फेलियर क्यों होना है, इसका कारण यही है, इनकम एंड इनकम ऑन चेंज एवरी टाइम। दैट मीन्स इनकम ऑन चेंज एवरी टाइम। दैट मीन्स जो इनकम जो आता था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू के जरिए, ये चेंज होता रहता था एवरी टाइम में। दैट मीन्स ये लोग अश्योर नहीं होते थे कि इतना ही रेवेन्यू इस ईयर आना है, और ये लोग चाहते थे कि एक फिक्स रेवेन्यू इन लोग आए ताकि ये लोग डिफरेंट प्लानिंग कर सके। ओके, तो ये था आपका लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इजरेदारी सिस्टम। ओके, अब हम लोग दूसरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। ओके, सो 1 minute, दैट इज यू कैन सी द स्क्रीन, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट ये इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। 1793 में इंट्रोड्यूस किया था बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ही हुआ था। ओके, परमानेंट सेटलमेंट वाज आल्सो कॉल्ड जमींदारी बंदोबस्त। इसका और भी डिफरेंट नेम है, जैसे कि जमींदारी बंदोबस्त। ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट का ही नाम है। और ये इंट्रोड्यूस कहाँ किया था, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। ठीक है, इसका मेन फीचर क्या था, तो इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मेन फीचर क्या था, रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय लोकल जमींदार्स। यहाँ पर भी रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकल जमींदार को ही दिया गया। ओके, एंड पे ऑन टाइम टू द कंपनी इवन इफ क्रॉप फेल्ड। और लोकल जमींदार यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद लोकल जमींदार को यहाँ पर ये रेवेन्यू कलेक्ट करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको पे करना होगा टाइमली। ये लोग एक डेट देते थे, एक टाइम देते थे, उस डेट को आपको सनसेट से पहले, सूर्यास्त होने से पहले वहाँ पर जमा करना होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करके। ओके, और इसमें ज़मींदार को क्या फ़ायदा था, डेफिनेटली फ़ायदा था। ज़मींदार पेड 89% ऑफ द रेवेन्यू। ओके, ज़मींदार जो थे आपका 89% ऑफ द रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे उसका 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करते थे, और 11% जो बच गया वो ज़मींदार का होता था। ओके, दैट मीन्स 100 रुपीज़ का अगर रेवेन्यू कलेक्शन होता है तो 89 रुपीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का जमा करना है, और 11 रुपीज़ वो ज़मींदार का होता था। ओके, अब एडवांटेज टू द कंपनी। अब इस रेवेन्यू सिस्टम से ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा क्या मिला, इनकम ऑफ कंपनी इंक्रीज्ड। डेफिनेटली कंपनी का इनकम तो बढ़ा ही है, क्योंकि टैक्स जो था बहुत ज़्यादा था। एंड कंपनी हैड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम। अब कंपनी को यहाँ पर आपका एक फिक्स इनकम आने लगा, चाहे ड्राउट हो, चाहे फ्लड हो, किसी भी चीज़ों से क्यों ना हो, यहाँ पर
आपको कंपनी को एक फिक्स इनकम आना ही है। दैट मीन्स यहाँ पर ज़मींदार को यहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, या पेजेंट्स को कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि ये बार फ्लड हुआ है, ये बार ड्राउट हुआ है तो टैक्स पे नहीं करना है, ऐसा नहीं था। कोई भी सिचुएशन में पे करना ही है और दिया हुआ डेट पर ही आपको पे करना है। तो इसीलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिक्स इनकम यहाँ पर आ रहा था। तो ये फ़ायदा था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि ये लोग प्लानिंग कर सके कितना अमाउंट हमको आना ही है। ओके, तो अब देखते हैं इसका इफेक्ट ऑन जमींदार एंड पेजेंट्स। तो परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का इफेक्ट जमींदार पर क्या था, पेजेंट्स पर क्या था। पहले देखते हैं पेजेंट्स पर। डेफिनेटली अच्छा तो नहीं होगा। पेजेंट्स सफर्ड ए लॉट, बहुत परेशान हुए पेजेंट्स, एज दे हैड टू पे वेरी हाई टैक्स, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। ओके, और पेजेंट्स हैड टू बोरो लोन, और टैक्स पे करने के लिए यहाँ पर पेजेंट्स को इवन लोन भी लेना पड़ता था। किससे? फ्रॉम मनी लेंडर से, एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मनी लेंडर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। एंड इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन, और ये लोग लोन अगर नहीं दे पाते तो देयर लैंड वॉज कन्फिस्टिकेटेड, इन लोगों का ज़मीन ही जब्त कर लेते थे। तो डेफिनेटली अच्छा नहीं था पेजेंट्स के लिए। ओके, पेजेंट्स वेर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स, और पेजेंट्स को भी अपना इच्छा से क्रॉप का ग्रो करने का यहाँ पर जनरली परमिशन नहीं होता था। इन लोगों को फोर्स करते थे कि कैश क्रॉप ग्रो करो, जूट, कटन, इंडिगो, इस तरह से। ओके, और जमींदार के लिए भी अच्छा नहीं था। मेनी जमींदार्स लॉस्ट जमींदारी राइट, दैट मीन्स जमींदार लोगों ने भी अपना जमींदारी राइट खोया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जमींदार को मेंशन्ड डेट पर, जो डेट का है उस डेट पर जितना अमाउंट बोला है उतना डिपॉजिट करना है। अगर नहीं कर पाते तो उस केसेस में उसका जमींदारी भी छीना जाता और दूसरा जमींदार को दिया जाता। तो ये जमींदार के लिए भी ये आपका उतना अच्छा नहीं था ये परमानेंट सेटलमेंट। अच्छा था तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि आपका रायतबड़ी सिस्टम, महलबड़ी सिस्टम, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।